हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन 3 का क्वेश्चन है हमारे पास में। और क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन के हमारे पास में दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 हम पहले देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्टेट गॉस थ्योरम in electrostatic. Using this theorem, derive the expression for the electric field due to infinite long straight wire having linear charge density lambda. Okay. तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशनल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो अगर हम यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करें और इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर हमने कोई चार्ज रखा है Q इनसाइड, ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्लोज्ड सरफेस कंसिडर किया है। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन गॉस लॉ के लिए है वो है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस हमने कंसिडर किया है, इसको हमने कहा गॉसियन सरफेस। क्या कहा? गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस है। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमने कोई चार्ज Q इनसाइड रखा है। यहाँ पर मल्टीपल चार्ज भी रख सकते हैं जिसका एल्जेब्रिक एडिशन Q इनसाइड है। ओके, तो इनसाइड चार्ज और जो आउटफ्लो फ्लक्स है इस गॉसियन सरफेस से, जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है वो होगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, डेफिनेटली अगर नेगेटिव चार्ज है तो आउटफ्लो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स इंटर करेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स आउटफ्लो होगा। तो यही है गॉस लॉ, है ना, या गॉस थ्योरम हम कह सकते हैं। इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि टोटल आउटफ्लो फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ओके, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको समझना रहती है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो हम उनको कवर नहीं कर रहे हैं। अगर इस थ्योरम की हेल्प से हमको एक इनफाइनाइट, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज अवेलेबल है, ओके, ये लीनियर चार्ज अवेलेबल है और मान लेते हैं इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। दिस लैम्डा इज a linear charge density, linear charge density। ओके, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि यूनिटी वॉल्यूम, यूनिटी लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है ना, तो इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर। क्या होगा? कूलम पर मीटर। अब इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे और वो गॉसियन सरफेस जो होगा वो गॉसियन सरफेस हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। ओके, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कितनी सरफेस है? 3 सरफेस है। एक तो ऊपर वाला सरफेस हमको दिख रहा है जिसको हमने कहा S1, और उसका डायरेक्शन कैसा होगा? वर्टिकल अपवर्ड। ये सरफेस S1। हमने एक कर्व्ड सरफेस कंसिडर किया है, जो कर्व्ड सरफेस है ना, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है उसको हमने कंसिडर किया है S2। ओके, और जो बॉटम सरफेस है उसको हमने कंसिडर किया है S3। ओके, बॉटम सरफेस क्या है? S3। तो ऐसा हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है। अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एस, यही फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है, इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सरफेस S1 पर E डॉट डी एस, ओके, सरफेस S2 पर, है ना, S2 पर E डॉट डी एस, और सरफेस S3 पर E डॉट डी एस। ओके, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। इन तीनों सरफेस से मिलकर ही क्लोज्ड सरफेस बना है, गॉसियन सरफेस, है ना। तो अगर हम फर्स्ट बात करें इंटीग्रेशन ऑन सरफेस 1, तो यहाँ पर सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे कैसे किस डायरेक्शन में होती है? हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर। किस डायरेक्शन में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर। तो इस चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इसके परपेंडिकुलर। ओके, और सरफेस का डायरेक्शन कैसा है? एरिया वेक्टर कैसा है? वर्टिकल अपवर्ड। और दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो होगा cos 90। इसको इंटीग्रेशन के लिए ई डी एस हम लिखेंगे cos 90 डिग्री, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। मतलब ये जो S1 सरफेस है इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। सिमिलरली S3 सरफेस से भी वही केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। ओके,
तो यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, मतलब हम थर्ड सरफेस पर अगर फ्लक्स की बात करेंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। पर अगर हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड सरफेस की बात करें S2, तो वहाँ पर जो फ्लक्स पास होगा वो यूनिफॉर्म फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल एक जैसा फ्लक्स पास होगा। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल सरफेस एरिया। कौन सा, इसका सरफेस एरिया, ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो। और अगर मैं आपसे कहूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा बताइए, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल। ओके, नेक्स्ट हम इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर अगर हम अब गॉसियन सरफेस देखें, टोटल गॉस लॉ में अगर इस सारी वैल्यू पुट करें, मतलब ई डॉट डी एस का सर्कल जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है उसमें सेकंड वाला S2 ही बचा हमारा, है ना, क्योंकि वो दोनों तो ज़ीरो हो गए, S1 और S2 पे तो S1 और S3 ज़ीरो हो गया था, और इसका वैल्यू आया E इंटू 2πr इंटू एल। अगर ये जो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंड्रिकल सरफेस कंसिडर किया, इसका लेंथ अगर L है तो 2πr इंटू एल होगा। ओके, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, और वो होगा लेमडा इंटू एल। ओके, अंदर चार्ज कितना प्रेजेंट है, एल लेंथ अंदर प्रेजेंट है, तो लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई क्यू इनसाइड। यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हमको मिलेगा लेमडा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर क्यू इनसाइड नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, इंटू आर। ओके, तो ये हमारे पास में इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण या चार्ज के कारण, जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेमडा डिवाइडेड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हम देखते हैं डिफाइन, इसका बी पार्ट जो कि ऑप्शनल है, बी पार्ट हमारे सामने है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, है ना। बी पार्ट में भी दो ऑप्शन है, जिसका पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं, है ना, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं। बी वाला ऑप्शन है यूजिंग द गॉस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ओके, तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन है कि भैया डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली। ओके, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, ओके, पासिंग थ्रू any area, any surface normally। ओके, तो अगर हमने ये कोई सरफेस कंसिडर की है तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऐसा ये है एरिया वेक्टर, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है ना। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, पर हमको यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फ्लक्स क्या होगा, ई कॉस थीटा इंटू ए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में आया ई ए कॉस थीटा, क्या आया, ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास में आया। और यहाँ पर इसे हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे हमने अभी फ्लक्स के लिए देखा था फॉर्मूला, वही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आया। अगर इसका एसआई यूनिट हमको लिखना है, एसआई यूनिट लिखना है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, और जो एरिया वेक्टर है उसका मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। या फिर हम वोल्ट पर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, सॉरी पर मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम वोल्ट मीटर भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर। ओके, तो एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, सो इट विल बिकम वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स का यूनिट हमारे पास दो यूनिट है, एक तो हम यूज़ कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट पर मीटर। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास में है, ठीक है।
एक इनफाइनाइट शीट हमारे पास अवेलेबल है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इनफाइनाइट शीट अवेलेबल है, ओके। और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके ऐसा। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, और वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो गॉसियन सरफेस हम कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का कंसिडर कर सकते हैं जो कि जितना पॉजिटिव आगे बढ़ रहा है उतना ही नेगेटिव भी पीछे हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो दोनों साइड से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव भी हमको कंसिडर करना है, बैकवर्ड साइड भी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स डेफिनेटली जो निकलने वाला है वो इलेक्ट्रिक, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है तो ये इस एस डेल्टा एस सरफेस से है ना, और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा एस सरफेस बैकवर्ड निकलेगा, है ना। तो टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना हो रहा है 2E इंटू डेल्टा एस, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लक्स पास होगा। ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और ये होगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर इनसाइड चार्ज कितना प्रेजेंट है, इनसाइड चार्ज कितना प्रेजेंट है, ये जो सरफेस है इस पे कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पर सिग्मा का हम यूज करेंगे, और ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम कूलम पर मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिटी सरफेस। तो ये जो Q इनसाइड है इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डेल्टा एस। इनसाइड चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो इस सरफेस का जो एरिया है इंटू उस पर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो Q हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू Q इनसाइड का वैल्यू सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। डेल्टा एस से डेल्टा एस यहाँ पर कैंसिल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बड़े शॉर्ट वे में आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास में टाइम कम है और हमको इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आपको शॉर्ट वे में थोड़ा चलना पड़ेगा, और इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सेकंड सरफेस है S2, आप लिख सकते हैं कि जो S2 कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इससे जो फ्लक्स पास होगा वो जीरो फ्लक्स पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E और सरफेस S2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो होता है जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था ऐसा। तो आप बड़ा इजीली ये डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा जो गॉस लॉ से रिलेटेड, है ना। अच्छा, ये सैम्पल पेपर, एक भी अगर हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के कवर हो जाते हैं। जैसे गॉस लॉ में उन्होंने मैक्सिमम चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन की हेल्प से कवर कर दी है। उन्होंने गॉस लॉ का डेफिनेशन भी पूछ लिया, उन्होंने फ्लक्स भी पूछ लिया, फ्लक्स का SI यूनिट भी उन्होंने पूछ लिया, है ना। आपने दो एप्लीकेशन यहाँ पर देख ली एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। वो और में अवेलेबल है, पर आपने एक क्वेश्चन अगर देखा है, मतलब सैम्पल पेपर आपका कितना ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर एक सैम्पल पेपर भी आप कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो 80% सिलेबस वो कवर कर लेगा, है ना। मतलब जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर आप सॉल्व करेंगे, स्पेशली प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जो सैम्पल क्वेश्चन आया था CBSE बोर्ड का फाइनल एग्जामिनेशन का लास्ट ईयर 2023-24 का जो पेपर आया था, हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो एक क्वेश्चन पेपर भी आप अगर कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आपका 80% वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है पूरे फिजिक्स का। तो सैम्पल पेपर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और अगर आप जो सैम्पल पेपर हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो सैम्पल पेपर आप अगर सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं।